नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है बोझ। माँ जी, कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें यहाँ पे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बस की बात नहीं है। मैं रोज रोज उठकर इन लोगों के लिए बनाऊं, खिलाऊं, घर का काम करूं। नौकर नहीं हूँ मैं इस घर का। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इन लोगों की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कहते हुए आकांक्षा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुन संगीता जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में एक उम्मीद के लिए वो अपने बेटे रोहित की ओर देखती है कि शायद उनका बेटा कुछ कहेगा। लेकिन रोहित की बात सुनकर वो और भी हैरान हो जाती है। मुझे क्या देख रही हूँ माँ? सही तो कह रही है आकांक्षा। पहले से घर का सारा काम वो अकेले ही करती थी। ऊपर से यह तीन तीन लोगों का बोझ, उनके खर्च, इनका काम, सब कुछ तो उसे ही करना पड़ेगा ना। मेरी मानो तो कुछ दिन बाद उसके ससुराल से बात करो या फिर इसकी कहीं और व्यवस्था कर दो। अब संगीता जी बेटे की बात सुनकर लाचार हो गई। बेटा भी बहू की जबान बोल रहा है। एक बार भी उसे अपनी बहन का दुख समझ में नहीं आ रहा है। बहू बेटे तो अपनी सुनाकर चले गए, लेकिन संगीता जी वही सिर पकड़ के बैठ जाती है। तभी उसके पति नरेश जी वहां आते हैं। संगीता के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ संगीता? क्या कहा बेटे बहू ने? क्या कहा जी? वही जिसका हमें डर था। बहू ने साफ साफ मना कर दिया है, बेटी को इस घर में नहीं रहने देगी। और उसी की जबान बेटा भी बोल रहा है। यह सुनकर नरेश जी को चिंतित होकर संगीता जी बगल में बैठ जाती है। उसकी आंखों के आगे बेटी का भविष्य नाच रहा था। पूरी जिंदगी उनकी बेटी के आगे पड़ी है और भगवान ने उसके सर पे ऐसी आफत गिरा दी कि इसी आफत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। रोते हुए कहा संगीता जी ने, अब क्या होगा हमारी बेटी का? कहाँ जाएगी वह मासूम? कुछ नहीं होगा संगीता, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना कुछ जुगाड़ करूंगा। तुम टेंशन ना लो। ऐसा ना हो कि बेटी के बारे में सोचते सोचते तुम बीमार पड़ जाओ, और अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो बेटी को कौन संभालेगा? असल में संगीता जी और रमेश जी की बेटी अर्चना की शादी को अभी 8 साल ही हुए थे। 8 साल के अंदर में 2 बच्चे भी हो गए, और अचानक ही एक दिन अर्चना के पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अर्चना की सास उसे पनौती कहते हुए घर से निकाल देती है। नरेश जी ने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझाया बेटी पूरी जिंदगी की दुहाई भी दे, लेकिन फिर भी ससुराल वालों तो ऐसे राक्षस निकले कि वह किसी भी कीमत पर अर्चना को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका साफ साफ कहना था कि जो भी लेना देना है ले लो, लेकिन मैं इस पनौती को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। एक तो बेटी के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ गिरने से नरेश जी और संगीता जी पहले ही टूट गए थे। उनमें उनकी इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। इसलिए वह चुपचाप अपनी बेटी को लेकर आ गए। उन्हें लगा कि एक बेटा है, इतना बड़ा घर है, बेटी भी रह लेगी आराम से, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो आने के बाद बहू ने अपना रंग दिखा दिया। साथ साथ बेटे को भी बहन बोझ लगने लगी थी। वह बहन जो सालों से उसके हाथ पे राखी बांध कर अपनी रक्षा की कसम लेती आई है, आज जब उस कसम को निभाने का टाइम आया तो रोहित ने मना कर लिया, उसे बोझ कहते हुए। संगीता जी के साथ साथ रमेश जी भी आंखों में आंसू थे। बेटी अर्चना के भविष्य की चिंता थी। धीरे धीरे दिन बीतता निकलता जा रहा था। अर्चना एक कमरे में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसे खुद की सूझ नहीं थी तो बच्चों को क्या रहेगी। संगीता जी सुबह उठकर दोनों बच्चों को संभालने में लग जाती। पूरा दिन उन्हें नहलाने खिलाने का, उनकी देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी संगीता जी ने अपने ऊपर ले ली थी, ताकि आकांक्षा को बच्चे की वजह से कुछ कहने का मौका न मिले। वह ज्यादा से ज्यादा काम आकांक्षा के साथ किचन में करती थी, ताकि बहू यह न कह सके कि उनकी बेटी और बच्ची की वजह से उनका काम बढ़ गया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद आकांक्षा का मुंह हमेशा बना ही रहता था। हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर संगीता जी लड़ने लगती थी। धीरे धीरे 1 महीना निकल गया।
एक दिन आकांक्षा ने कहा, माँ जी, कब तक ऐसे अर्चना को बैठाकर खिलाएगी? उसे भी तो कुछ काम करने को बोलिए। बैठने से दुख कम नहीं हो जाता क्या? घर के कामों में हाथ बनाएगी तो मन भी बहल जाएगा, मेरा भी काम में मदद निकलेगा। ऐसे ही तो दुख ससुराल में ही मना रही होगी, तभी तो ससुराल वालों ने भगा दिया। आप माँ हो, आप बर्दाश्त करो, मुझसे नहीं हो सकता। बेटी के लिए इतनी तीखी बातें सुन संगीता जी ने कहा, बहू कुछ तो शर्म किया करो, इतनी बड़ी आफत आई है उसके ऊपर और तुझे काम की पड़ी है। काम तो करती हूँ ना मैं, कौन से काम में हाथ नहीं बटाती तेरा? तुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम छोड़ दो, मैं अकेले सारा काम कर लूंगी। लेकिन खबरदार से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला था। अरे वाह माँ जी, आपने तो बड़ी ताकत आ गई है बेटी आने से। उससे पहले तो एक गिलास पानी भी लेकर पीने में बड़ी मेहनत लगती थी। अब क्या बोले संगीता जी, जब बहू इतने नीचे गिर जाए तो उसकी साथ जबान लड़ने से तो अच्छा है कि चुप हो जाए। और संगीता जी इसी छूट का फायदा लगातार आकांक्षा उठाए जा रही थी। अब तो आकांक्षा दिन पे दिन घर में और कलेश करती गई। उसके मन में बस एक ही डर रह गया था कि पूरी जिंदगी अब अर्चना उसके बच्चे को पर रहेंगे। इतने लोग का बंधन, इतने लोगों का जिम्मेदारी अब उसे ही उठानी पड़ेगी। इसलिए वो किसी भी कीमत पे अर्चना को यहाँ से हटाना चाहती थी। इसलिए जानबूझकर किसी भी छोटी मोटी बातें पर कलेश करती। सब कुछ जानने के बाद अर्चना चली भी जाती, पर संगीता जी ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। ऐसा नहीं था कि अर्चना आकांक्षा की बातें नहीं सुनती थी, सुनती भी थी और समझती भी थी। लेकिन सच में बेचारी इतना मजबूर थी कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। ऊपर से अर्चना के बच्चे स्कूल जाने लगे थे, उनके भी खर्च बढ़ गए थे। नरेश जी पेंशन आते थे, जो घर खर्च और उनकी दवाई संगीता जी की दवाई में ही चले जाते थे। इसलिए नरेश जी रोहित से कहा, रोहित, जहाँ पे तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं वही अर्चना के बच्चे को डाल दो। सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो हमें भी ले जाने में आसानी रहेगी। पापा, आप यह क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है मेरे बेटे की फीस कितनी लगती है? पूरे 8,000 लगती है उसके महीने की। और आप क्या चाहते हैं कि मैं अर्चना के दोनों बच्चों को उसमें डाल दूं ताकि मेरी सारी सैलरी इसी में खत्म हो जाए? मुझे इतना शौक नहीं चढ़ा है अपने पैसे बर्बाद करने की। यह कैसी बातें कर रहे हो तुम रोहित? बहन है वो तुम्हारी, बेटी है इस घर की। बेटी घर की नहीं, बेटी आपकी है। बीच में ही बोल पड़ी आकांक्षा, इसलिए आप ही पढ़ाओ उनके बच्चे को। पेंशन तो पाते हो ना, उसी में पढ़ाओ। जितना बजट बनता है वैसा स्कूल में आप दाखिला करा दो। मैं अपने बच्चे को स्कूल में सबको डालकर उसकी पढ़ाई बर्बाद नहीं करवाना चाहती। जाओ रोहित, तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुम ऑफिस जाओ। इनका तो रोज का कुछ न कुछ लगा ही रहता है। उसमें रोहित को जैसे ही ऑर्डर दिया और रोहित को जोरू का गुलाम तुरंत ऑफिस के लिए चलता बना। एक बार भी नरेश जी चेहरे पे आए हुए दर्द को भी नहीं देखा। रोहित के जाने के बाद आकांक्षा भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे खड़ी संगीता जी सब कुछ देख रही थी। पति की ऐसी बेटी देख रो पड़ी। नरेश जी भी संगीता को चुप कराते हुए कहा, रो मत संगीता, तुम रोती क्यों हो? देखो, तुम अगर ऐसे ही बार बार रोगी तो मैं टूट जाऊंगा। सही तो कहा बहू रे, पेंशन तो पाता हूँ ना मैं, अपनी बेटी के खर्चे आराम से कर लूंगा, तुम चिंता ना करो। और नहीं होगा तो अभी भी मेरी हड्डियां में ताकत इतनी है कि मैं कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे और भी ले लूंगा। माँ बाप की बातें अर्चना ने भी सुन ली थी और साथ साथ भाई और भाभी का व्यवहार भी उसने अपनी आंखों से देख लिया था। वह समझ गई थी कि शादी के बाद लड़कियां का ना तो मायका होता है और ना ही ससुराल होता है। वह सब की होते हुए भी किसी की भी नहीं होती है। उसने एक बार अपने बच्चे को देखा, माँ का दिल था अपने दुख दर्द को भूल बच्चों का भविष्य उनकी आंखों के आगे घूमने लगा। इसलिए उसने अपने आप को समझाकर बच्चे की खातिर घर से बाहर कदम रखना चाहा। कुछ भी करती, ट्यूशन पढ़ाती, छोटी मोटी नौकरी करती, स्कूल में पढ़ाती, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए
उसे अपने आप को संभालना ही होगा। मन ही मन सोचते हुए अर्चना ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप चिंता क्यों करती हो? आप परेशान मत हो। मेरे पति मरे हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ और मेरे बच्चे का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं कुछ करती हूँ। आज ही देखती हूँ किसी स्कूल में, अगर मुझे टीचर की नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई छोटी मोटी नौकरी की भी ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चे को ऐसे अनाथ वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी अर्चना। बेटी की बातें सुनी तरफ उठे और बोले, नहीं बेटा, मेरे रहते हुए तू नौकरी क्यों करेगी? तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, तेरे बाप तो है ना। कहते हुए अर्चना को गले लगा लिया। बाप बेटी आज पहली बार गले रखकर खूब जी भर कर रोए। कुछ दिनों बाद अर्चना ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और उसे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब वो स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। कुछ दिनों तक तो सब सही रहा, लेकिन एक दिन फिर आकांक्षा जाने कौन सी बात लेकर उठ गई। चिल्लाते हुए सबको सुनाते हुए कहने लगी, मैं इस घर की नौकर हूँ जो सब लोग लाट साहब बनकर कमाने चले जाते हैं और मैं सबके बच्चों को पालू। तनख्वाह मिलती है मुझे। आज के बाद ना मैं किसी के बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही टिफिन दूंगी। इतनी ताकत नहीं रही मेरे अंदर। जिसको करना है वो अपना काम खुद कर ले। जोर जोर से चिल्लाते हुए वह ज्यादातर अर्चना को ही सुना रही थी। भाभी की इतनी तीखे जली कुटी बातें सुन अर्चना रोने लगी और कहती है, पापा, माँ, सच्ची तो कह रही है भाभी, आखिर कब तक हम सबका भार उठाएगी? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने लिए एक छोटा सा किराए का घर ले लेती हूँ। मेरी वजह से कब तक आप लोग भाभी की ऐसी जली कुटी बातें सुनते रहेंगे? इस बुढ़ापे में भी माँ को मेरी वजह से कितना काम करना पड़ता है। मैं अपने आप को तो संभाल नहीं पा रही हूँ, ऊपर से ये रोज रोज के कलेश मुझसे इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। माँ, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना बड़ा ठोकर लग गया है कि मैं थोड़ा सा और भी सह में पत्थर की हो चुकी थी। मैं खुद को संभाल लूंगी। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी अर्चना की बातें सुन आज नरेश जी का कलेजा फट गया था। वो उन्हें अपनी बहू पे इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से में उठकर सीधे बहू के पास गए और चीखते हुए बोली, बहू, खबरदार, आज के बाद से तुमने अपनी बेटी को एक भी शब्द कहा तो तुम होती को ही उसे कुछ कहने वाली। तब तक रोहित भी बीच में आ गया। पापा, यह कैसी बातें कर रहे हो? आपकी वो बहू है, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? बहू है तो वो अपनी हद में रहे। अर्चना इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है। इसे किसने अधिकार दिया उसके लिए इतना बदतमीजी से बात की? और कौन सी घर की बातें कर रहे हो? कौन से खर्चे की बातें कर रहे हो? किसका खर्चा उठाया है तुमने आज तक? आज तक तो तुम लोग का खर्चा अपने उठा ही नहीं पाए। मेरी बेटी खर्चा कहाँ से उठाओगे? एक काम करो, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है ना, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है ना, तो जाओ, निकलो अभी के अभी, मेरे घर से निकलो। पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? वह आपकी बहू है, इस घर से क्यों जाएगी? उसके पति का घर है, मेरा घर है। बेटा, जैसे ये तुम्हारा घर है वैसे ही मेरी बेटी अर्चना का भी घर है। जो दुख तकलीफ सह रही है, तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा किया है, इतनी तो तकलीफ उसने अर्चना को भी पैदा किया है। अगर तुम हमारे बेटे हो तो वो हमारी बेटी है, उसका भी इस घर पे बराबर का हक है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह घर तुम्हारे नाम तो नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, यह घर तुम्हारा ना है, ना मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। और इसलिए जिसको जो भी तकलीफ है, जिसको यहाँ से लोग को पसंद नहीं है, वो अभी के अभी इस घर से छोड़कर जा सकता है। मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं इसे किसे दूंगा, किसे नहीं दूंगा। आज अपने पापा का ऐसा रुद्र रूप देखकर पहली बार रोहित चुप हो गया था। डर तो आकांक्षा भी गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, पापा जी, यह कैसी बातें कर रहे हो आप? घर पे बेटे का हक नहीं होगा तो और किसका होगा? सही कहा बहू तुमने, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, खास करके हक के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। तो यह भी तो जानती होगी ना, आजकल लड़कियां को भी उस हक की बराबर हिस्सेदार होती है। जितना घर रोहित का है उतना ही घर अर्चना का भी है। इसलिए खबरदार, अगर मेरी बेटी के लिए आइंदा
तुम्हारे मुंह से ऐसी गंदी बातें निकली तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। तुम बेशक जा सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है, लेकिन अर्चना यही रहेगी, इस घर में रहेगी और पूरे हक के साथ रहेगी। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा मजबूर कर दिया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा या फिर आधा आधा का बंटवारा कर दूंगा। नरेश जी का गुस्सा से लाल चेहरा देखकर डर गई आकांक्षा और धीरे से बोली, पापा जी, इसमें बंटवारे वाली बात कहाँ से आ गई? उसे लगा कि अगर सच में नरेश जी का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो वो कहीं सब कुछ अपनी बेटी अर्चना के नाम ना कर दे, फिर तो उसे सब कुछ से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए चतुर चालाक लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया और मीठी जबान निकालते हुए कहने लगी, पापा जी, अगर आप दीदी को इस घर में रखना चाहते हो तो रखिए, हमें कोई एतराज नहीं है। सही कहा आपने, जितना हक लड़कों का होता है उतना ही लड़की का भी होता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दीदी कहीं भी यहाँ पे अपना हक लेगी। बाकी जब तक रहना चाहे या जब तक क्या पूरी जिंदगी रहे, दोनों बेटियों को उनकी शादी भी तो हो जाएगी, दोनों बच्चे अपने घर चले जाएंगे। फिर दीदी यह घर लेकर करेगी क्या? इससे अच्छा है कि आप बंटवारा के बारे में ना सोचे। दीदी जब तक यहाँ रहना चाहती है वह आराम से रह सकते हैं। आकांक्षा का लोमड़ी जैसा साथी दिमाग चला। आकांक्षा के मुंह से इतना सुनते ही नरेश जी ने राहत की सांसें ली। वो कौन सा बहू बेटे के घर के बाहर निकालने वाले थे, उन्हें तो बस आकांक्षा को डराना था। इसलिए उनका तीर भी निशाने पर लगा। नरेश जी तो चाहते थे कि पूरा परिवार मिलकर एक साथ खुशी से रहे। फिलहाल नरेश जी को खुशी इस बात की थी कि बहू को कुछ तो ऐसा डर है जिसे कि वो बाकी की जिंदगी चैन से गुजार सकती है। यह तो वही कहावत हुई ना, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। यही हाल आकांक्षा का था। जब तक सब प्यार से बातें कर रहे थे तब तक वह कुछ सुन नहीं रही थी, तांडव कर रही थी। और जैसे ही नरेश जी ने अपना असली रूप दिखाया, अपना फैसला सुनाया, वैसे उसकी चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जिस अर्चना को फूटी आंख से देखना नहीं चाहती थी, उसी अर्चना को पूरी जिंदगी अपने साथ रखने के लिए राजी खुशी तैयार हो गई। खैर, आकांक्षा जिस भी लालच में मानी हो, कम से कम राहत वाली बात यह थी कि अर्चना को कहीं अलग घर लेकर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने माँ पापा के साथ ही रहेगी। दोस्तों, अकेली औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, खास करके दो छोटे छोटे बच्चे के साथ। और यह ना बात मैं समझ सकती हूँ और ना ही आप समझ सकते हैं। यह तो वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप अपने विचार लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।